हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेनली आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रेंस 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि जब आप फाइनल रिवीजन करोगे तो उसको उस टाइम आपको ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे आपने अंत तक बने रहना है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रेंस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपीयू बीएड एंट्रेंस के रिलेटेड 90 प्लस वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी, सभी सेक्शंस की वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो आपने वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोज़ देख लेनी है। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के कुल क्षेत्रफल के बारे में। आपको पता है भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व क्षेत्रफल का 2.42% है। तो ये आपने याद रखना है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व क्षेत्रफल का 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं, भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। भारत के 9 राज्यों एवं 4 केंद्र शासित प्रदेशों की जो सीमाएं हैं वो समुद्र के साथ लगती है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सबसे लंबी जो कोस्ट लाइन है वो किस स्टेट की है, तो ये आपने याद रखना है। तो वो सबसे लंबी जो कोस्ट लाइन है वो गुजरात स्टेट की है, ये आपने याद रखना है। तो भारत के कुल कितने राज्य हैं, भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूटीज़ हैं। उसके बाद बात करते हैं हम कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा से क्वेश्चन पूछा जाता है। कर्क रेखा भारत के मध्य से 8 राज्यों से गुजरती है, ये आपने याद रखना है। भारत के मध्य से कर्क रेखा जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, वो 8 स्टेट से गुजरती है। अब ये 8 स्टेट्स कौन कौन सी हैं, ये आपकी गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो ये आपको इन 8 स्टेट्स के नाम याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर आपको ऑप्शन में दे देंगे कि निम्नलिखित में से किस स्टेट से कर्क रेखा जो है वो गुजरती नहीं है, तो अगर वहाँ पे आपको स्टेट्स के नाम याद होंगे तो आप उस क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे सेवन सिस्टर्स के नाम से किसे जाना जाता है, तो ईस्ट की जो पूर्व के जो राज्य हैं, ईस्ट की जो स्टेट्स हैं, उन्हें सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए कि सेवन सिस्टर का भाई जो है वो किसे कहा जाता है, तो सिक्किम जो है वो सेवन सिस्टर्स का भाई कहा जाता है सिक्किम को। अब आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि वो सेवन सिस्टर्स जो हैं वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं, उनका नाम आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। उसी तरह बात करते हैं, भारत की जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है और ये 5 राज्यों से गुजरती है, तथा ग्रीनविच मीन समय रेखा से 5 घंटे 30 मिनट ये आगे है। तो ये क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है कि ग्रीनविच समय रेखा से जो मानक रेखा है वो कितने मिनट आगे है, कितना समय आगे है, तो वो 5 घंटे 30 मिनट जो है वो समय आगे है। उसी तरह नेक्स्ट पे चलते हैं, सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, ये आपने याद रखना है। उत्तर प्रदेश स्टेट की जो सीमा है, बॉर्डर है, वो आपकी सबसे ज़्यादा 8 स्टेट से लगती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान जो है वो देश का सबसे बड़ा है और जब सबसे बड़ा राज्य है, और गोवा जो है वो देश का सबसे छोटा राज्य है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एरिया वाइज अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एरिया वाइज भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है, तो वो राजस्थान है। और सबसे छोटा जो है एरिया वाइज वो आपका गोवा स्टेट है। पॉपुलेशन वाइज अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा राज्य है, तो जनसंख्या के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से उत्तर प्रदेश है। और जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटी जो स्टेट है, सबसे छोटा जो राज्य है वो कौन है, वो सिक्किम है, ये आपने याद रखना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे संसद के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में। तो आपने इतना याद रखनी है कि भारत की जो संसद है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर
बनती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत की जो संसद है, पार्लियामेंट है, वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। आपको पता है राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। राज्यसभा को उच्च सदन या फिर हाउस ऑफ एल्डर्स जो है, हाउस ऑफ एल्डर्स जो है वो आपका राज्यसभा को कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन और लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। लोकप्रिय सदन जो है, पॉपुलर हाउस जो है वो किसे कहा जाता है? वो लोकसभा को कहा जाता है। हाउस ऑफ एल्डर्स और उच्च सदन जो है वो राज्यसभा को कहा जाता है। अब इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। राज्यसभा के बारे में बात करते हैं। राज्यसभा या संसद का उच्च सदन जो है वो अनुच्छेद 80 राज्यों के प्रतिनिधियों से बनता है। राज्यसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो 250 है। वर्तमान में ये संख्या जो है वो 245 है, जिसमें से 233 सदस्यों का चुनाव राज्यों से तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ये आपने याद रखना है। राज्यसभा के लिए प्रेसिडेंट जो होते हैं वो कितने सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं, मनोनीत करते हैं? तो वो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। किन किन फील्ड में करते हैं? कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले व्यक्तियों में से 12 व्यक्ति राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष के लिए वो निर्वाचित किए जाते हैं। ये आपने याद रखना है। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है। ये आपने याद रखना है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ये कभी भंग नहीं होता, बल्कि इसके जो 2/3 सदस्य जो हैं वो हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। ये आपने याद रखना है। लोकसभा जो है वो एक परमानेंट हाउस है, स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। इसके 2/3 सदस्य जो हैं वो हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उसी तरह बात करते हैं राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक सीटें हैं, कितनी हैं? 31 हैं। और महाराष्ट्र की दूसरी सबसे सर्वाधिक सीटें हैं, 19 हैं। अब आपने बात याद रखनी है, हिमाचल प्रदेश में से हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीट्स हैं? तो कितनी कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं। 3 सदस्य जो हैं वो राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं हिमाचल प्रदेश से। अभी प्रेजेंट में राज्यसभा सांसद कौन कौन से हैं हिमाचल प्रदेश से? तो ये आपने नाम याद रखने हैं। श्रीमती इंदु गोस्वामी, श्री जगत प्रकाश नड्डा और प्रोफेसर सिकंदर कुमार जो हैं, ये 3 राज्यसभा सदस्य हैं हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से 3 सदस्य जो हैं वो राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। उसी तरह बात बात करते हैं राज्यसभा सदस्यों की जो प्रमुख योग्यताएं हैं वे क्या होनी चाहिए? वे भारत का नागरिक होना चाहिए। जो सदस्य राज्यसभा का बनना चाहता है उसकी आयु जो है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। ये आपने याद रखना है। वे केंद्र अथवा राज्य सरकार के द्वारा किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। अगर राज्यसभा सदस्यों की ये प्रमुख योग्यताएं हैं। आयु जो है वो कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु जो है वो उसकी 30 वर्ष होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं लोकसभा के बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन और इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। अनुच्छेद 81 में इसका वर्णन है, जिसकी अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। संविधान में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो है वो 552 निर्धारित की गई है। ये आपने याद रखना है। उसी तरह वर्तमान में लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो 545 है। इन सदस्यों में से 530 सदस्य राज्यों से तथा 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं तथा 2 सदस्य जो है वो आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ये आपने याद रखना है। हिमाचल की बात करते हैं। हिमाचल से लोकसभा के लिए कुल कितने सदस्य जो हैं, सांसद जो हैं चुने जाते हैं? वो 4 सदस्य। कितने? 4 सदस्य, 4 सांसद जो हैं वो हिमाचल प्रदेश से लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो 4 हैं। राज्यसभा की 3 हैं। अभी प्रेजेंट अब संसदीय क्षेत्र कौन कौन से हैं? अब ये भी आपने याद रखना है। चंबा कांगड़ा संसदीय क्षेत्र हो गया, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र हो गया, शिमला संसदीय क्षेत्र हो गया, मंडी संसदीय क्षेत्र हो गया। अब इन संसदीय क्षेत्र से कौन कौन जो है वो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद हैं? तो चंबा कांगड़ा से आपको पता है श्री किशन कपूर जी। श्री किशन कपूर जी जो है वो चंबा कांगड़ा से सांसद हैं। श्री सुरेश कश्यप जो है वो शिमला संसदीय क्षेत्र से सांसद है। श्रीमती प्रतिभा सिंह जो है वो मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं। और श्री अनुराग ठाकुर जो हैं वो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद है। उसी तरह बात करते हैं हम लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार 18 वर्ष प्रणाली के आधार पर होता है। ये आपने याद रखना है। अगले ही वर्ष 2024 में, मई 2024 में
आम चुनाव होने हैं, लोकसभा के चुनाव होने हैं, ये आपको पता होगा। लोकसभा का जो अधिकतम कार्यकाल होता है वो सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, ये आपने याद रखना है। लोकसभा सदस्यों की जो प्रमुख योग्यताएँ हैं वो निम्नलिखित हैं, कौन-कौन सी हैं? वे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु जो है वो 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, तो वे भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ये आपने याद रखना है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष है, जबकि राज्यसभा सांसद बनने के लिए 30 वर्ष जो है वो न्यूनतम आयु है। उसके बाद हम बात करते हैं नीति आयोग के बारे में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नीति आयोग का जो पुराना नाम है पूरा नाम है वो आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, ये आपने याद रखना है। इसने किसका स्थान लिया है? इसने प्लानिंग कमीशन का स्थान लिया है, योजना आयोग का स्थान लिया है। इसकी जो स्थापना थी वो कब हुई थी? वो 1 जनवरी 2015 को हुई थी, ये आपने याद रखना है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है, इसकी फुल फॉर्म है। ये आयोग जो है वो विकास प्रक्रिया में निर्देश तथा रणनीतिक परामर्श देता है, ये आपने याद रखना है। इसके जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो अर्थशास्त्री अरविंद पंगड़िया थे, ये आपने याद रखना है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वो कौन होते हैं? वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो इसकी नीति आयोग के जो पहले, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो श्री नरेंद्र मोदी थे। अभी भी प्रेजेंट में वो ही हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही नीति आयोग का चेयरमैन होता है। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? श्री अरविंद पंगड़िया थे। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो श्री सुमन बैरी हैं, ये आपने याद रखना है। ये प्रीवियस राजीव कुमार जो थे वो पहले थे, तो ये आपने याद रखना है। वर्तमान में जो इसके उपाध्यक्ष हैं, वाइस चेयरमैन हैं, वो श्री सुमन बैरी हैं। अब हम बात करते हैं संविधान के निर्माण के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। भारतीय संविधान का जो निर्माण करने वाली संविधान सभा का जो गठन था वो जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर किया गया था। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई थी। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया था। इस प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ये आपने याद रखना है। संविधान सभा के जो पहले अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का जो स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ये आपने याद रखना है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, इंडिया डिवाइडेड, जो पुस्तक है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही लिखी है। तो आपने याद रखना है 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान ने अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति की स्थापना जो थी वो 29 अगस्त 1947 को की गई थी। अध्यक्ष सहित इसके सदस्यों की कुल संख्या 7 थी। संविधान निर्माण की में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे, ये आपने याद रखना है। भारतीय संविधान का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर के बाद इसे पारित घोषित किया गया। भारत का संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था तथा 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस को पूर्ण रूप से लागू हो गया। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। नवनिर्मित संविधान में 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। जब संविधान बना था तो उसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में अनुसूचियों को बढ़ाकर 12 कर दिया गया है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन पूछा था पिछली बार कि संविधान की प्रस्तावना में कुल अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ है? तो अभी तक 1 बार संशोधन हुआ है संविधान की प्रस्तावना में, ये आपने याद रखना है। अब हम बात करते हैं अवार्ड्स एंड प्राइज़ के बारे में, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नोबेल प्राइज़ जो है, नोबेल प्राइज़ हर बार 6 क्षेत्रों में दी जाता है, 6 फील्ड में दिया जाता है। कौन-कौन सी हैं वो? पीस, लिटरेचर, मेडिसिन, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। तो ये आपने याद रखना है।
6 फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। केमिस्ट्री में 1901 से देना स्टार्ट हुआ था और इकोनॉमिक्स में 1969 से 1969 से। उसी तरह पुलित्ज़र प्राइज़ जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, वो जर्नलिज़्म में दिया जाता है 1917 से। एकेडमी ऑस्कर अवार्ड्स जो हैं वो किस फील्ड में दिए जाते हैं, वो फ़िल्म में दिए जाते हैं, ये आपने याद रखना है। कलिंगा प्राइज़ जो है, कलिंगा अवार्ड जो है वो साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है, यूनेस्को द्वारा दिया जाता है 1952 से। द मैन बुकर प्राइज़ जो है वो लिटरेचर में दिया जाता है फ्रॉम 1969 से, ये आपने याद रखना है। ग्रैमी अवार्ड जो है वो म्यूज़िक के क्षेत्र में दिया जाता है 1958 से 1958 से। रमन मैग्सेसे अवार्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एशिया का जो नोबेल पुरस्कार है, एशिया का नोबेल पुरस्कार जो है वो किसे कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। रमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल प्राइज़ कहा जाता है। किस फील्ड में दी जाता है, गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस में दी जाता है, सोशल सर्विस में दी जाता है, जर्नलिज्म में दिया जाता है, लिटरेचर में दिया जाता है, कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग में दिया जाता है। कब से दिया जा रहा है, 1957 से 1957 से रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो दिया जा रहा है। उसी तरह भारत रत्न के बारे में बात करते हैं। भारत रत्न जो है ये दिया जाता है 1954 से 1954 से फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड पब्लिक सर्विस। ये भारत का सर्वोच्च हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये भारत का, ये आपने याद रखना है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया कौन सा है, भारत रत्न है। उसी तरह दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, वो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है सबसे पहले किसे दिया गया था, ये भी आपने याद रखना है। किस एक्ट्रेस को, तो ये आपने याद रखना है एक्ट्रेस देविका रानी को सबसे पहले दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो था वो दिया गया था, ये आपने याद रखना है। उसी तरह ज्ञानपीठ जो अवार्ड है वो लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है 1965 से। सरस्वती सम्मान भी लिटरेचर में दिया जाता है 1991 से। बचस्पति सम्मान जो है वो संस्कृत लिटरेचर में दी जाता है 1992 से। शंकर अवार्ड जो है इंडियन फिलोसफी में दिया जाता है, कल्चर और आर्ट में दिया जाता है। व्यास सम्मान जो है वो लिटरेचर में दिया जाता है। कबीर सम्मान जो है सोशियो कम्युनिकल हारमोनी में दिया जाता है। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका स्पोर्ट्स कोचिंग ट्रेनिंग में दिया जाता है 1985 से। अर्जुन अवार्ड जो है स्पोर्ट्स में दिया जाता है 1961 से दिए जाते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अर्जुन अवार्ड कब की स्थापना जो थी वो किस वर्ष में हुई थी, 1961 में हुई थी। भटनागर अवार्ड जो है वो आपका साइंस में के क्षेत्र में दिया जाता है 1997 से 57 से। धन्वंतरी अवार्ड जो है मेडिकल साइंस में दिया जाता है 1971 से। बोरलोग अवार्ड जो है वो एग्रीकल्चर में दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने स्टार लगा लेना है। बोरलोग अवार्ड जो है वो एग्रीकल्चर की फील्ड में दिया जाता है। डॉक्टर वीसी रॉय अवार्ड जो है वो मेडिकल की फील्ड में दिया जाता है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो एशिया का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसे कहा जाता है, वो रमन मैग्सेसे अवार्ड को कहा जाता है। उसी तरह हैंड रिटन क्वेश्चंस हैं, इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल यूथ डे। इंटरनेशनल यूथ डे जो है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है, जबकि नेशनल यूथ डे जो है वो आपका 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। फुल फॉर्म ऑफ ओएमआर की जो फुल फॉर्म है वो ऑप्टिकल मार्क रीडर है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज लोकेटेड एट, तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है वो तिरुवनंतपुरम में है, केरल स्टेट में है, ये आपको पता होगा। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। उसके बाद हम बात करते हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर इज लोकेटेड, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है वो श्री हरिकोटा में है। किस स्टेट में है, ये आंध्र प्रदेश स्टेट में है। इसरो की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी जो स्थापना थी वो 1969 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में है, कर्नाटक स्टेट में है। अगले प्रश्न में चलते हैं, द कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया डिफेंस फोर्स, तो सुप्रीम कमांडर कौन होता है भारतीय इंडियन डिफेंस फोर्सेस का, तो आपको पता है प्रेसिडेंट होता है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के प्रेसिडेंट कौन है प्रेजेंट में, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, श्री जगदीप धनखड़ हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। वित्त मंत्री कौन है, श्रीमती निर्मला सीतारमण है, ये आपने याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसी तरह डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो श्री राजनाथ सिंह है। होम मिनिस्टर कौन है, वो आपके श्री अमित शाह है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द मीनाक्षी देवी टेम्पल, तो मीनाक्षी टेम्पल जो है वो मदुराई में है, तमिलनाडु स्टेट में ये पड़ता है।
उसी तरह सन टेम्पल जो है, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, वो कहाँ पर है? वो कोणार्क में है, उड़ीसा स्टेट में है। सोमनाथ टेम्पल जो है, सोमनाथ टेम्पल किसके लिए डेडिकेट है? ये संबंधित है लॉर्ड शिवा से, भगवान शंकर से। किस स्टेट में है? गुजरात स्टेट में है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो था वो किस वर्ष आया था? वो 2005 में आया था। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है वो भी 2005 में आया था, ये भी आपने याद रखना है। मधुबनी पेंटिंग जो है वो उसका संबंध किस स्टेट से है? मधुबनी पेंटिंग का जो संबंध है वो बिहार स्टेट से है, ये आपने याद रखना है। वेयर इज चार मीनार लोकेटेड? चार मीनार कहाँ पर स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है, तेलंगाना स्टेट में। उसी तरह हु इज़ लाइट ऑफ एशिया? तो लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? गौतम बुद्धा को जाना जाता है। सिख रिलीजन जो, सिख धर्म की जो स्थापना थी वो किसने की थी? वो गुरु नानक देव जी ने की थी। किस सिख गुरु ने लंगर की शुरुआत की थी? वो गुरु नानक देव जी ने की थी। हु इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया? तो भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो कौन होता है? वो प्रेसिडेंट होता है। व्हाट इज़ द टेन्यूर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? वो 5 वर्ष का होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? तो अमेरिका के यूएसए के प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष का होता है। उसी तरह अगला क्वेश्चन है, जय हिंद का जो नारा था वो किसने दिया था? वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। व्हाट इज़ द पार्लियामेंट ऑफ जापान? जापान की पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? डाइट कहा जाता है। हु इज़ नोन एज गुरुदेव? तो गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इज आल्सो नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया एंड बिस्मार्क ऑफ इंडिया। तो आयरन मैन ऑफ इंडिया और बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो इन्हीं का स्टैच्यू है, गुजरात स्टेट में है, 182 मीटर इसकी हाइट है। अगला है हु इज़ नोन एज शेर ए पंजाब? तो शेर ए पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। भारत में कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। एरिया भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 32,87,263 स्क्वायर मीटर है। नेशनल एंथम कौन सा है भारत का? जनगण मन है, रिटन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। नेशनल सॉन्ग जो है वंदे मातरम है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। अगला है विच वाज द फर्स्ट स्टेट इंडियन स्टेट टू अडोप्ट पंचायती राज? तो पंचायती राज जो प्रणाली जो थी वो सबसे पहले किस स्टेट ने अपनाई थी, अडोप्ट की थी? वो राजस्थान स्टेट ने की थी। अगला है व्हाट इज़ द टेन्यूर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए? यूएसए के प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष का होता है। संतोष ट्रॉफी जो है वो किस गेम से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी आपको पता है फुटबॉल से है। और बटरफ्लाई जो टर्म है, एक बटरफ्लाई टर्म है जो किस गेम से, स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है? तो वो आपकी स्विमिंग से है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह गूगली जो टर्म है वो क्रिकेट से है। एलबीडब्ल्यू जो है आपने सुना होगा क्रिकेट में, एलबीडब्ल्यू जो है वो टर्मिनोलॉजी भी क्रिकेट से संबंधित है। एलबीडब्ल्यू की जो फुल फॉर्म होती है वो लेग बिफोर विकेट होती है। उसी तरह क्रिकेट में देखा होगा आपने डीआरएस की जो फुल फॉर्म होती है वो डिसीजन रिव्यू सिस्टम होती है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किए थे उन्हीं को आज हमने थोड़ा रिवीजन कर लिया। एक तरह का आपका रिवीजन सीरीज़ लेके हमें ये आए हैं। जो इतना भी हमने पढ़ा है अभी तक हमने जितनी भी वीडियोस में क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उनको एक बार हम फिर दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं, ताकि इससे आपकी तैयारी भी हो जाए और रिवीजन भी हो जाए। क्योंकि रिवीजन जो होता है, अगर रिवीजन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। पर अगर मान लो आपने सब कुछ पढ़ लिया है, सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन रिवीजन नहीं किया है, रिवाइज नहीं किया है उसको, तो वो आपको काफ़ी दिक्कत होगी एग्ज़ाम में भी। क्योंकि रिवीजन से ही सिलेक्शंस होती हैं, ये आपको पता होगा। रिवीजन जो है वो ज़रूरी होता है। तो आपने इन क्वेश्चंस के मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रेंस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपीयू बीएड एंट्रेंस के रिलेटेड 90+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, एचपीजी के हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं। पहले की वीडियोस के भी आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बना लिए होंगे, क्योंकि जब आप फाइनल रिवीजन करोगे तो उस टाइम ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे, अगर आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाए होंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे।
तो फ्रेंड्स, अगर आपने करंट अफेयर्स की वीडियो भी बनाई है, एचपीयूबी एड एंट्रांस के लिए मैंने एक करंट अफेयर की वीडियो बनाई है, जिसमें अप्रैल और मई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो उसमें मैंने डिस्कस किए हैं, क्योंकि 5 से 7 क्वेश्चन तो हैं करंट अफेयर के, तो एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो आपने वो वीडियो भी ज़रूर देख लेनी है। उस करंट अफेयर्स की वीडियो का जो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक है, वीडियो का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर आपने जाकर वो करंट अफेयर की वीडियो ज़रूर देख लेनी है। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।